जेनेटिक अनुवांशिकी। जेनेटिक जो क्लास 12वीं का टॉपिक है वो जेनेटिक के बारे में जानिए। क्या है जेनेटिक? जितना भी जन्म लेने वाले जाति का जीव हैं उन सभी जीवों को आपने अच्छा से नकल किया है। सबका आप अच्छा से अध्ययन कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसका नकल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाए। हम वाइल्ड एनिमल का, डोमेस्टिक एनिमल का, खास करके मनुष्यों का मैं नाम ले रहा हूँ। हर एक पीढ़ी में आने वाला जो जीव होता है वो कैसा होता है? अपने पूर्वजों के समान होता है। आई बात समझ में? यानी हर एक संतान जो जन्म लेता है वो अपने माता पिता के सदृश होता है, यानी अपने माता पिता के जैसा दिखता है कि नहीं? आप बताइए, आप लोग दिखते हो कि नहीं दिखते हो? दिखते हो ना? तो यह दिखाई जो दे रहा है माता पिता का लक्षण तुम में, तो जो तुम्हारे अंदर जो माता पिता का लक्षण जो दिख रहा है ना, वह लक्षण किसका देन है? जेनेटिक का। और अब समझिए कि जेनेटिक शब्द का जो इस्तेमाल करने वाले होंगे वो कैसे होंगे, जो जेनेटिक शब्द को दिया होगा। जानिए, जेनेटिक शब्द की जानकारी के लिए 1906 ईस्वी में महान वैज्ञानिक, वो कौन थे? बेटसन साहब। तो जेनेटिक शब्द का जानकारी 1906 ईस्वी में हुआ। किनके माध्यम से? बेटसन के माध्यम से हुआ। यानी जेनेटिक शब्द का चुनाव किया 1906 ईस्वी में कौन वैज्ञानिक? बेटसन नामक वैज्ञानिक। लेकिन इसमें हो रहा है हरकतें, इसकी जानकारी 1906 में नहीं, पहला ही से चल रहा था। तो 1906 एक बहाना हुआ, इसकी सूचना, इसकी जानकारी 1906 में हुआ, लेकिन इसके अंदर जो प्रक्रियाएं थी ये पहले से चल रहा था। और पहले से जब चल रहा था तो उसके लिए कोई ना कोई महान वैज्ञानिक इस चीज़ की जानकारी दे रहे होंगे। और वो महान वैज्ञानिक कौन थे? मेंडल। आपको मैं बताता हूँ। आप अपना बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं और आप एक फाइल तैयार करते हैं अपने नाम से। तो एक नाम से जो फाइल तैयार हुआ ना, वो फाइल में बहुत सारा प्रोसेस का आपका पेपर रखा हुआ है। तो जो प्रोसेस है उसकी जानकारी मेंडल ने दिया, लेकिन जो आप फाइल का जब नाम ले रहे हैं तो फाइल तैयार करने का काम, यानी जेनेटिक शब्द तैयार करने का काम बेटसन ने किया। यानी बेटसन यानी एक घर है, उसमें बहुत सारे परिवार हैं, परिवारों का बहुत सारा फंक्शन है। तो एक मकान जो हो गया ना, वो एक जेनेटिक शब्द हो गया और उसका निर्माता कौन हो गया? बेटसन। लेकिन उस जेनेटिक में क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, इन सब की जानकारी किसने दे रहे हैं? मेंडल साहब ने दे रहे हैं। अब हम मेंडल की जीवनी की जब बात करते हैं तो आप मेंडल की जीवनी को जब आप जानिएगा तो पता चलेगा कि मेंडल का जो जीवनी है ना, बहुत यानी आप जानेंगे तो काफ़ी रोचक लगेगा इनकी जीवनी। इसलिए क्योंकि मेंडल साहब का जन्म 1822 में होता है, समझ आ रही बात है? और इनकी 1884 लास्ट रहा। 1822 और 1884। आप मेंडल के बारे में जानिए कि मेंडल का जन्म 1822 में होती है, 1884 में उनको मृत्यु हो जाती है। क्लियर हो गई? अब ये जानिए तभी मेंडल ने क्या कह किए? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के नियम और ये वंशागति है। यानी वंशागति जो है ना, ये इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस है तो मेंडल के नियम का वंशागति, यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो वंशागति के नियम किनके अनुसार? मेंडल के अनुसार। यानी हर एक पीढ़ी में जो लक्षण आ रहा है वह लक्षण क्या है? इनहेरिटेंस है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल का नियम किससे संबंधित है? वंशागति से। तो अब वंशागति से जब मेंडल का नियम संबंधित है तो इसकी सूचना तो मिला होगा। कैसे मिला, बात करते हैं। मेंडल साहब आपने क्या ऐसा किया कि वंशागति का नियम दिया? कहा कि 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर काम किया, जिसका नाम है पीसम सटिवम।
यानी मटर के पौधे का नाम हो गया वैज्ञानिक नाम पीसम सटिवम, और पीसम सटिवम पर इन्होंने 7 साल काम किया है। 7 साल। मैं अगला टॉपिक में बताऊंगा कि 7 साल काम करने का रीजन क्या रहा। और 7 साल काम करने के बाद 1884 में जब इनको मृत्यु हो गई तो पता है 16 वर्ष बाद, आफ्टर 16 ईयर, 16 वर्ष बाद 1900 ईस्वी में मरने के बाद इनके नियमों का प्रचार होती है। यानी मेंडल के नियमों के प्रचार के लिए उनके मृत्यु के 16 वर्ष बाद लोग आगे आते हैं और 1900 ईस्वी में इनके नियमों का प्रचार होता है। और प्रचार करने वाले कोई जानवर नहीं, इंसान ही थे। वो 3 इंसान आगे आते हैं। जानना चाहेंगे आखिर मेंडल ने वंशागति, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण आ रहा है वही वंशागति है। वंशागति का नियम वही है जो मेंडल का नियम ने दिया। मेंडल जी ने जो नियम दिया वही वंशागति का नियम बना। और 1900 ईस्वी में उनके मृत्यु के 16 वर्ष बाद, यानी इनकी स्मृति में मेंडल के नियमों का मान्यता दिलाए 3 वैज्ञानिक। जानना चाहेंगे? एक हॉलैंड के रहने वाले थे, हॉलैंड। तो जो हॉलैंड वाले थे, नंबर 1 जानिए, हॉलैंड का जो रहने वाले थे वो थे ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज। दूसरा जानना चाहेंगे ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे जिनका नाम है एरिस बॉन शेयरमार्क। एरिस बॉन शेयरमार्क। और तीसरा जर्मनी का थे कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस। इन तीनों वैज्ञानिकों ने, याद रखिएगा, ये 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों का मान्यता दिलाया 1900 ईस्वी में इनके मृत्यु के बाद। तो आप सोचिए कि इनके मृत्यु के बाद भी लोग काम कर रहे थे। तो एक बार फिर से आप लोग को जानना होगा कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण दिखाई देता है उसका अध्ययन करने का जो ब्रांच वही जेनेटिक है। जेनेटिक शब्द का इस्तेमाल कब हुआ? 1906 में बेटसन ने किया। इसमें मेंडल का बताइए योगदान अहम रहा, इसलिए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाया। मेंडल का नियम लागू हुआ वंशागति से। और उनकी जब जन्म की बात करते हैं तो 1822, मृत्यु 1884। और इन्होंने 7 साल पौधे पर काम किया। किस तरह के पौधे पर काम किया है? पीसम सटिवम पर 7 साल क्यों लगा है, मैं अगले बार बताऊंगा। जो अगले वीडियो आपको तैयार करके भेजूंगा उसमें बताऊंगा कि आखिर 7 साल क्यों लगा है। और यहाँ पर ये देखिएगा कि हॉलैंड का रहने वाला ह्यूगो डी ब्रीज, ऑस्ट्रिया के रहने वाले एरिस बॉन शेयरमार्क और जर्मनी के रहने वाले कार्ल कोरेंस ने इस तरह का जानकारी दिलाया। इस प्रकार मेंडल के नियम और वंशागति सफल रहा। तब तक का इतना ही, और फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।